एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी एंड उसके साथ जो उनके क्वेश्चंस, जहां तक की बात है क्वेश्चंस का लेवल का, तो वो भी बता दें कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी थे और उसमें हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ डील किए थे। अगर आप लोग वो सब नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज का क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो आज हम वेरियस टाइप्स के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनमें कैसे वर्क डन निकाला जाता है उसको हम देखेंगे। वर्क डन निकालते समय हो सकता है कि वर्क डन कहीं-कहीं 0 हो जाएगा, तो उस समय एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल कर के आएगा, जो अच्छा सा फॉर्मूला आगे आपके क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो जैसे कि आपको पता है थर्मोडायनेमिक के अंदर में वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाने से काम नहीं चलता है। यस और नो? जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मैकेनिकल वर्क, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क में Q इंटू V करते हो। यस और नो? तो इस तरह के फॉर्मूलाज यहाँ काम नहीं करते हैं वर्क में। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यहाँ कौन से वर्क काम करते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका इनिशिएशन ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियोस में कवर हम कर चुके हैं। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने नहीं बताया था, बट इरिवर्सिबल के लिए ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आपको बिना बताए हमने इस बात को कवर किया था कि इरिवर्सिबल के लिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना बात तो आपको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। ये बात आप पढ़ करके यहाँ पर आए हैं। क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बट आपको मैं बता दूं, ये जो फॉर्मूला आप वर्क का लिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस में एप्लीकेबल होता है, रिवर्सिबल में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आज हम उन चीजों को भी सीखेंगे जहां रिवर्सिबल में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी टाइप के प्रोसेस है, उन सभी टाइप के प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, उनको आज हम कवर करने जा रहे हैं। चले सबसे पहले एक सिंपल सा टॉपिक ले लेते हैं, प्रोसेस ले लेते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? तो पहला हम लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एक काम करते हैं, आइसोकोरिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वर्क डन 0 आएगा। ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। पहला प्रोसेस हम ले रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यस और नो? आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? सर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बच्चा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सर, 0 हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यस और नो? अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाता है, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ क्लो इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल और डेल्टा V की जगह क्या लिखते हैं? dV। एक छोटा सा वॉल्यूम चेंज के लिए जो वर्क डन होता है वो इस तरह से निकाला जाता है। अगर वॉल्यूम वेरिएबल है और छोटा सा वॉल्यूम के लिए निकालना चाहते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। और ये क्या बताता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बताता है। हाँ कि ना? इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दिया आपने इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ क्या लिख दिया? फाइनल वॉल्यूम। एक ही बात है ना? अरे बच्चा, ये और ये एक ही बात तो है। इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यही निकल करके आएगा ना। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम उस फॉर्मूला का भी यूज करें तो भी आंसर वही आएगा, चिंता की बात नहीं है। नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। ध्यान दीजिएगा। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये जो डेल्टा V है, सॉरी, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन के अंदर में लिखेंगे तो आप dV लिखेंगे। यस और नो? अगर डेल्टा V 0 आ रहा है, क्या dV भी 0 आएगा? इस बात का गारंटी है? नहीं, इस बात का कोई गारंटी नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ dV इक्वल टू 0 तो डेल्टा भी 0 आएगा, इस बात का गारंटी है। हम शॉर्ट्स के थ्रू आप सबको इस बात के लिए इन्फॉर्म किए थे कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि थ्रू द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, और ये dV इक्वल टू 0 प्रूफ करता है। डेल्टा V 0 का मतलब होता है कि इनिशियल में कितना वॉल्यूम था और फाइनल में कितना वॉल्यूम है। हो सकता है बीच में चेंज हुआ होगा, पहले वॉल्यूम 5 लीटर था और आखिरी में भी वॉल्यूम 5 लीटर है। लेट सपोज बीच में 6 लीटर हुआ होगा, तो वो फिर आइसोकोरिक नहीं होगा। आइसोकोरिक मतलब थ्रू द सिस्टम वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब dV इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो dV अगर 0 है, हर जगह अगर वॉल्यूम 0 है तो इनिशियल और फाइनल भी कवर हो गया, मतलब डेल्टा V अगर ये 0 है तो ये ऑटोमेटिक 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो डेल्टा V अगर 0 लिखा हुआ है कहीं पे, तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो आइसोकोरिक ही होगा।
लेकिन डीवी अगर 0 लिखा हुआ है तो ये इस बात का कंफर्मेशन है, क्या है, आइसोकोरिक है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात किया जाए, चलिए थ्रू द प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पर एक बात कर लिया। यहाँ ये बात तो क्लियर साफ है, चाहे आप इसको लिखिए, चाहे इनिशियल वॉल्यूम V1 लिख दिए, V2 लिख दिए। जैसे कि मैंने वहां पर बताया, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का मतलब ही क्या है, V2 माइनस V1। और ये डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, 0 है। अगर ये 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, वर्क डन 0 आएगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं है, देयर इज नो एक्सपेंशन, देयर इज नो कंप्रेशन, देयर इज नो वर्क डन। क्लियर है कि नहीं है? अगर वर्क डन 0 है तो इससे क्या हमको जो है फायदा मिला, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 है, यहाँ आंसर हो चुका है। बट क्या इससे कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट अभी चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोले सर आप तो अभी तक पढ़ाए नहीं। हाँ, हम आपको डिटेल में थ्योरेटिकल चीजें अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, बट इक्वेशन यूज करने सिखाए हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है। लेकिन हम आपको अलग से सेपरेट थ्योरी का क्लास इसके लिए लेंगे, ठीक है कि नहीं? उसमें आपने ये बात सीखा था कि अगर किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है आपको, तो या तो उसमें हीट में चेंज करेंगे, या तो वर्क में चेंज करेंगे, या दोनों में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता था। इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, वर्क को 0 कर रहे हैं। अगर वर्क 0 हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर, दैट इज हीट के बराबर हो जाएगा। हाँ ना? अगर हीट के बराबर हो जाएगा, ये कौन सा हीट है अगर आपसे पूछेंगे, तो सर ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहां पे Q की जगह सिंपल Q भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, आगे यूज करेंगे हम। QV का मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QV का मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, इस वजह से ही वर्क डन 0 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रहेगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, आपने एक क्वेश्चन भी किया होगा अगर आपने उस सेशन को देखा है तो, कि एडियाबेटिक वर्क के इक्वल होता है। एडियाबेटिक वर्क में ना Q0 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर ये ऑप्शन में होता है कि हीट एट आइसोकोरिक प्रोसेस या हीट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो भी इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, QV के इक्वल होता है। यहां से एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते, और कुछ यूजफुल चीजें निकल सकता क्या, एक तो यूजफुल चीज यहां निकल गया। याद रखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, QV होता है जब वर्क डन 0 होता है। क्लियर है कि नहीं? वर्क डन कब 0 होगा, जब आइसोकोरिक होगा। और कुछ यूजफुल चीजें तो ध्यान दीजिएगा, और कुछ यूजफुल चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं आपको पहले भी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू आपने लाया अभी QV, मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आप पहले पढ़ चुके हैं NCV डेल्टा T। ये हमने आपको बताया था कि इस तरह के फॉर्मूलास आगे काम में आएंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया NCV डेल्टा T। क्या पढ़ाया था, NCV डेल्टा T। क्या था, NCV डेल्टा T। ठीक है सर, ये बात, ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब सुनो ध्यान से, एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। किसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिलेट कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, F/2 NR डेल्टा T। क्यों, कैसे बताते हैं, F/2 NR डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा, N और डेल्टा T आपको यही दिख रहा है, N और डेल्टा T आपको यही दिख रहा है, हाँ ना? यहां पे आपको बता दें कि CV इक्वल टू क्या होता है, F/2 R होता है। इस चीज को लिख के रख सकते हैं, CV इक्वल टू क्या होता है, F/2 इंटू R। आगे भी कभी यूज हो सकता है। F इज व्हाट, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, आप इसको याद रखिए, इससे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या याद करना है, NCV डेल्टा T, पहले भी यूज किए हैं हम। NCV डेल्टा T और CV क्या है, CV क्या है आपको पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोलर हीट कैपेसिटी।
क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू F/2R होता है। याद रखिए, ये नहीं पढ़ाए थे, ये अभी बता रहे हैं आपको, ये आगे प्रूफ करेंगे हम, अभी प्रूफ करने का टाइम नहीं है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी के साथ जो भी रिलेशंस है शुरू के वीडियोस में ही आपको मिल जाएंगे। आगे हम इन छोटे छोटे चीजों को प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में प्रूफ्स नहीं आते हैं, याद रहेगा कि नहीं, डायरेक्टली यूज करना होता है। क्लियर है? यहाँ पर आगे भी कभी यूज करेंगे तो याद रखेंगे, CV इक्वल टू क्या होता है? F/2R होता है। चलिए, ये सारे फॉर्मूलाज जो है याद कर सकते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, जिसमें वर्क डन 0 हो गया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस वजह से क्या हो गया? हीट के इक्वल हो गया। कौन सा हीट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? और ये पहले पढ़ चुके हैं, एनसीबी डेल्टा टी। यहाँ CV का फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा हमने बताया, F/2R के इक्वल होता है। F/2R भी यहाँ पर इसका मतलब बैठा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम ले रहे हैं, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक के बाद आइसोबैरिक सेकंड नंबर में हम ले रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या? बार किसका यूनिट है भाई? प्रेशर का। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे? dP इक्वल टू 0। प्रेशर में कोई चेंज नहीं। तो डेल्टा P लिखते थे, अगर dP 0 है तो डेल्टा P 0 तो होगा ही। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर dP कहीं 0 लिखा हुआ है तो डेल्टा P 0 लिखने में आप कभी मत डरिए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल में तो 0 होगा ही। थ्रू दी प्रोसेस भी कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है। अभी हमने आइसोकोरिक में इस बात को क्लियर किया आपके साथ। आगे बात करते हैं। तो वर्क डन का बात अगर हम करें तो वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल, -P एक्सटर्नल क्या होता है? अगर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करें तो भी एप्लीकेबल है, और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज ना करें तो भी एप्लीकेबल। यहाँ पे डेल्टा P, सॉरी डेल्टा भी लिख सकते हैं, या क्या लिखते हैं हम लोग? dV लिख करके क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लिख। कहां से कहां तक? सर इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। क्या यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यस और नो। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। ओके, प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहां से ये निकल के आ रहा है -P एक्सटर्नल जो है सो है, ये चेंज कभी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dV का। dV का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओनली V। और V का फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, चलो एक बार लिख देते हैं भाई, ये V आ जाएगा, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिया हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? -P एक्सटर्नल, -P एक्सटर्नल दैट इज V2 माइनस V1। ये हो जाएगा इसका वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है? वर्क डन निकालने का तरीका किसमें? ना आइसोबैरिक प्रोसेस में, ये एक हो गया आपके सामने। तो और कुछ जुगाड़ निकाल सकते हो? मान लीजिए वॉल्यूम ऐसे दिया हुआ सवाल में कि इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, कांस्टेंट प्रेशर था, तो कितना वर्क डन होगा? तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए सवाल में ऐसा दिया कि इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना। टेम्परेचर बदल सकता है कि नहीं? प्रेशर नहीं बदल सकता, हो सकता है टेम्परेचर बदल रहा हो, तो टेम्परेचर बदलने से भी वर्क डन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से तो नहीं निकाल सकते हैं, फिर टेम्परेचर रिलेटेड जो इक्वेशन है उसको निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, जब रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, और सारे बातें अभी रिवर्सेबल पर ही चल रहा है, सॉरी इरिवर्सेबल पर ही चल रहा है। किस पे चल रहा है? रिवर्सेबल की इरिवर्सेबल? इरिवर्सेबल पे चल रहा है। अगर हम प्रोसेस को रिवर्सेबल कर दें, यहां लिखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और वो भी कौन सा प्रोसेस? रिवर्सेबल आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं अभी इसको, ठीक है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम के जो इंटरनल प्रेशर होता है और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। हाँ कि ना? ये पढ़ाया हुआ है मेरा कि P इंटरनल जो होगा वो P एक्सटर्नल के इक्वल होगा, और ये P इंटरनल कुछ और नहीं, अंदर में जो गैस आपने रखा है उस गैस के प्रेशर के ही इक्वल होंगे। बोलो हाँ कि ना? कोई बच्चा बोला ना सर नहीं, हम एक काम करेंगे ना, लिक्विड रखेंगे। रखना भी मत, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड रखेंगे, रखना भी मत, वो इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर फिर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा।
तुम उसको प्रेशर देके कुछ चेंज उसमें ला ही नहीं पाओगे। कर पाओगे क्या? यहाँ अगर लिक्विड रखा हुआ पिस्टन है तो तुम अंदर बाहर से प्रेशर लगाओगे, इसको क्या वॉल्यूम चेंज कर पाओगे? इनकम्प्रेसिबल चीजें होती है, गैस ही रखते हैं इस वजह से। आगे बात करते हैं। तो हमने ये बात पढ़ा है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सर इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है, और ये इंटरनल प्रेशर कुछ और नहीं, गैस का ही प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर में जो आपने गैस रखा है उसके प्रेशर के इक्वल है। तो क्या हम इस फॉर्मूला को जो आपने लिखा है वहां पर थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं? P प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? सर V2 माइनस V1 आपने लिखा हुआ, V2 माइनस V1 लिख दिया। चलिए, कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P गैस प्रेशर ऑफ गैस इंटू V2, ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्रेशर ऑफ गैस इंटू V1। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं। अगर इसके अंदर में आइडियल गैस है तो फॉर्मूला लगाते हैं PV इक्वल टू nRT, लगा सकते हैं PV इक्वल टू nRT। और इसके अंदर में जो गैस है उसी का तो प्रेशर यहां लिखा हुआ रहता है P, इसका जो वॉल्यूम है वो है V, nRT नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, और आपका टेम्परेचर T है। यस और नो? समझ में आ रहा? तो यहां से प्रेशर ऑफ गैस निकाल लीजिए आप, प्रेशर ऑफ गैस दैट इज nRT बाय V। हाँ कि ना बोलिए, क्या यूज कर सकते हैं इसका हम? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां से एक काम करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे करके लिख लीजिए सबसे पहले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे पीछे करके लिख लीजिए, P ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस इंटू V1 माइनस प्रेशर ऑफ गैस इंटू V2, आगे पीछे करके लिख। क्लियर है? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो बताइए यहां तक? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक, सुनिए ध्यान से, यहां पर P इंटू भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, P इंटू भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, बताइए जरा, अगर प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है मतलब प्रेशर तो दोनों में गैस, वॉल्यूम बस चेंज हुआ है, एक काम करते हैं P1 V1 जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? nRT1, और P2 सॉरी P2 यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है बोला है, तो यहाँ जो प्रेशर है यहाँ वही प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? nRT2। सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज हुआ किस कौन वजह है? उसका टेम्परेचर वजह, इस वजह से टेम्परेचर में चेंज हमने लिखा है, प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है, हेडिंग में ही लिखा हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो क्या हम यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्या हम यहां पर PV1 दैट इज PV1 के जगह पे nRT1 लिख सकते हैं? यहां लिख देते हैं nRT1 माइनस क्या हो जाएगा यहां पर? nRT2। इसका मतलब क्या निकल के आया? nR कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा? T1 माइनस T2। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क डन का ये फॉर्मूला निकल के आया। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर इतना और फाइनल टेम्परेचर इतना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर रिलेटेड दिया हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल का इस्तेमाल आप करेंगे। वर्क डन किस में निकल जाएगा? जूल में निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट ही लिखिएगा, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में टेम्परेचर को लिखना है, क्योंकि केल्विन में लिखिएगा तो ये केल्विन कैंसिल होगा उसके साथ। क्लियर है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ समथिंग मोल आएगा, मान लीजिए 2 मोल है, 2 मोल, और यहाँ पर मोल है, मोल मोल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? जूल, इसलिए वर्क डन किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं? दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया? अगर दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया, यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो ये, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल लिया गया है, जेईई मेन 2019 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस?
इनमें से जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता फॉर अ गिवन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ऑप्शन में लिखा हुआ कौन सा प्रोसेस है और उसमें कौन सा गैस यूज हो रहा है? आइडियल गैस यूज हो रहा है। यहाँ पे लिख दिया एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो ले लेने के लिए बोला जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, पहला है क्या? साइक्लिक प्रोसेस। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले ये बताइए जरा हमको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ कि ना? अब प्रोसेस बाय प्रोसेस चेक करते जाइए कौन सही है कौन गलत है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए, ऑप्शन ए के बारे में अगर हम बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो जाए तो क्या लिखेंगे? क्यू प्लस डब्ल्यू। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा? यहाँ पर क्या है? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा क्या? हाँ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट है ये। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बोला है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज ये तो सही है, सही बात लिखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं? गलत बात आपको खोजना के लिए बोला जा रहा है। बी में चेक कीजिए आप, बी में क्या बोल रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? चेंज इन हीट, हीट ट्रांसफर जीरो होता है। हीट ट्रांसफर अगर जीरो होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखे है इज इक्वल टू क्यू के जगह जीरो लिखेंगे और इसमें क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, दैट इज क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या लिखा हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मेरे हिसाब से ये गलत लिखा हुआ है, मतलब इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो जाता है, लेकिन आगे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? ओनली क्यू। तो चेक कर लीजिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट लिखा हुआ है। क्लियर है ना? अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कौन सा हीट? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर क्यू लिखा है, सिंपल, फिर भी सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस, बच्चा आइसोथर्मल प्रोसेस डी नंबर में। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है जरा बता सकते हैं? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? सर चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, अगर फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? NCV डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो है तो ये तो जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो क्या लिख सकते हैं यहां से? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, हाँ ना? माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाना चाहिए था। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बाकी सबका आंसर जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस ले रहे हैं, और चूंकि आइसोकोरिक और आइसोबैरिक दोनों ही हो चुका है तो आइसोथर्मल बच रहा है। लेकिन आइसोथर्मल का दो टाइप का प्रोसेस है, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहले हम ले लेते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फिर बताएंगे, लेकिन पहले हम ले लेते हैं, लिखिएगा थर्ड नंबर हम प्रोसेस ले रहे हैं। क्या? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का उस चीज को लिखते हैं। क्या है बेसिक फॉर्मूला? सर वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम लेट्स सपोज V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, अभी जस्ट हमने बताया, वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल होते हैं। और ये जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके इक्वल होते हैं? एक ही बात है, इंटरनल प्रेशर का मतलब कौन लगा रहा है भाई? गैस प्रेशर लगा रहा है। मतलब गैस का प्रेशर अगर निकालना है, अगर वो आइडियल गैस है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं सर पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है कि नहीं? यहां से प्रेशर निकालिए, सो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई वी। और ये क्या है? प्रेशर ऑफ गैस ही तो है, ये प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सिस्टम है। इसका मतलब इसको यहां पर पुट किया जा सकता है, हम आ रहे हैं इसको पुट करने। चलिए नेगेटिव इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल की जगह यहां लिख रहे हैं एन आर टी बाई वी, यहां पर है डीवी। कहां से कहां तक भाई?
वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक। कोई दिक्कत है तो बताइए। जो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। एन नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट है। आर गैस कांस्टेंट है, और टी आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो क्या करना होगा, बाहर करना होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी। कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2। बोले क्लियर है कि नहीं। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। तो वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस लिखा हुआ है एनआरटी, माइनस एनआरटी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई बी डी वी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉन एक्स होता है। लॉन एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई और एक्स होता है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं क्या ना, लॉन वी बट इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, लोअर लिमिट हमने V1 डाल दिया, अपर लिमिट V2 डाल दिया। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, अपर लिमिट बैठाएंगे एक बार, लॉन V2 माइनस लॉन V1। क्लियर है कि नहीं बच्चा, याद आ रहा है, लॉन A माइनस लॉन B इज इक्वल टू क्या होता था, लॉन A बाई B। हाँ कि ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम ये बात बैठा सकते हैं, क्या हो जाएगा ना, W इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन V2 माइनस लॉन V1 क्या हो जाएगा, लॉन V2 बाई V1। क्लियर है कि नहीं। एक बात और चीज हमने आपको सिखाया है, लॉन मतलब लॉग बेस ई को अगर आपको लॉग बेस 10 में बदलना है तो आपको क्या करना होता है, इसमें से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट सपोज यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x आ जाएगा, लेकिन क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से। ये बात डायरेक्टली आपको बताया गया है लॉगरिथम में। सुने हैं मैथ अच्छा है आप लोगों का, तो ये आप जानते होंगे। तो लॉन के जगह पर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग मतलब बेस में 10 हो जाएगा, मतलब नेचुरल लॉग का बात कर रहे हैं, ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस ई में था, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज W इज इक्वल टू, इसके साथ 2.303 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले लिख देते हैं 2.303 एन आर टी। अब लॉग के जगह क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 V2 बाई V1। क्लियर है कि नहीं है। दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, वर्क डन बाय रिवर्सेबल प्रोसेस डायरेक्टली कह सकते हैं। रट्टा मार लीजिए, रिवर्सेबल प्रोसेस में जो वर्क डन निकालते हैं, ये है उसका फॉर्मूला, ये है उसका फॉर्मूला। हमने बोला था, यूज भी शायद किए थे, और हम बोले थे कि इसका हम डेरिवेशन आगे कराएंगे, तो हमने करा दिया। दिस इज वर्क डन रिवर्सेबल, वर्क डन रिवर्सेबल। याद रखिएगा, जब भी रिवर्सेबल वर्क डन होगा इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो सर ठीक है, यहां पे आपने लिखा है V2 बाई V1, ओके, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज होगा V1 से V2 तक, ठीक है। लेकिन आइसोथर्मल है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बदल सकता है सर, प्रेशर भी तो बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है। अगर सवाल में प्रेशर से रिलेटेड दे दे तो, मान लीजिए सवाल में ये बोल दिया प्रेशर इतना से इतना हो गया, तब वर्क निकालिए, तब क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। आपने ये बात पढ़ा है, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल दैट इज जिसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या ये लगा सकते हैं आप, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है तो P1 बाई P2 क्या हो जाएगा सर, V2 बाई V1 हो जाएगा। तो दिख रहा है, V2 बाई V1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 लिख सकते हैं, मतलब सेम फॉर्मूला ये होगा, V2 बाई V1 के जगह क्या लिखिए, P1 बाई P2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस चीज को यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कर सकते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 क्या हो जाएगा, एन आर टी लॉग P1 बाई P2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ V2 बाई V1 है और यहाँ P1 बाई P2 है। याद करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं, ऐसा है अगर, तो V2 बाई V1 के जगह पे
P1/P2 का हम यूज कर लेंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्या इस चीज के लिए और डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है? हम तो आपको ग्राफ वगैरह सब बना के दिए थे। अगर यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया जाए, प्रेशर इधर वॉल्यूम है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर जब घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लीजिए प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। हाँ ना, थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम है, बोलिए जरा। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम बढ़ रहा, मतलब प्रेशर घट रहा है। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर किधर होगा? इनिशियल प्रेशर यहाँ पर है, देखिए P1। लेट्स सपोज दिस इज P1 और ये जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर है, दिख रहा है क्या है ये? P2। तो क्या हो गया, प्रेशर घट गया और वॉल्यूम बढ़ गया। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और वर्क अगर इस सिचुएशन में निकालना है, ग्राफ दे करके बोल दे तो क्या करेगा? यार पीवी, समझ में आ रहा है? इस एरिया को तू निकाल दे यार, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यहां अगर वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ निकाल सकते हो। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही तो वर्क है थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है कि नहीं? तो ये ग्राफ था आपका आइसोथर्मल के टाइम पर, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया है उसको निकाल दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा। तो जो भी तरीके हो सकते हैं वो हमने बताने का कोशिश किया। अगर वॉल्यूम चेंज हो तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, प्रेशर चेंज हो तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। और अगर ग्राफ में दे दिया है कि भाई दोनों चेंज हो रहा है, वर्क डन निकाल के बताओ, तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? अब हम इरिवर्सेबल में चलेंगे, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस में चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस। 4th नंबर में आप रीडिंग लगा सकते हैं, आइसोथर्मल इरिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है इस सिचुएशन में हमें। सो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको सबसे पहले लिखते हैं। वर्क डन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब सवाल है कि क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है? कभी नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है किससे? इंटरनल प्रेशर से। क्लियर है कि नहीं? कम नहीं हो सकता है, हाँ कुछ करके कम बेसी कर सकते हो, लेकिन इक्वल नहीं होता है, बस इतना ही बोलेंगे। लेकिन जो भी होता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये बात ऑलरेडी आप जानते होंगे, फिर बता रहे हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, सिस्टम पर जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, दैट इज पी एक्सटर्नल, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यू विल नॉट चेंज इट। अगर आप एक बार भी उसको चेंज कर दिए तो रिवर्सिबल में बदलने का कोशिश करेगा। रिवर्सिबल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में जाने का कोशिश करेगा, और ये बात आपको नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम में समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब आप बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हो उसको चेंज नहीं करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, पी एक्सटर्नल is constant throughout the process, throughout the process। ये बात आप लिख सकते हैं। कब? इरिवर्सिबल जब भी है तब, हर जगह, हर इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं कि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल होगा, नहीं, हो सकता है कि वो कम है, ये ज्यादा है। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी इंटरनल, और प्रेशर ऑफ गैस बोल सकते हैं। ये हो सकता है कि इससे ज्यादा हो या हो सकता है इससे कम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब ना कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये सब चीजें के बारे में बात होगा। ठीक है, ओके है कि नहीं? आगे बात करें तो चलिए एक काम करते हैं। यहां पर मान के चलिए उस सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन हम बैठाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है? कोई दिक्कत? पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यहां पर बैठा सकते हैं।
अब यहां से वॉल्यूम को निकालिएगा जरा ध्यान से। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई P। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ध्यान से देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा चूंकि कांस्टेंट है बोल रहे हैं हम, कांस्टेंट है मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद क्या बचेगा, डीवी बचेगा, डीवी बचेगा मतलब भी बचेगा, और भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अरे डीवी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, फिर भी की जगह V2 माइनस V1 आ जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि डायरेक्टली हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1। ये तब लिख सकते हैं जब P एक्सटर्नल क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो, तभी ये बाहर आया, इंटीग्रेशन से बाहर आया और इसका इंटीग्रेशन किए। क्लियर है कि नहीं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। अब ध्यान दीजिएगा, ये V के जगह जो आपको दिख रहा है V, इसके जगह इसको पुट कीजिए। अगर V2 है तो लिखेंगे nRT बाई P2। अरे जब V2 प्रेशर है तो प्रेशर P2 है मान लेते हैं, जब V1 प्रेशर है तो P1 प्रेशर है मान लेते हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं कीजिएगा। प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, प्रेशर चाहे कुछ भी हो, दोनों बदल सकते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो क्या हम इस बात को यहां से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, ये छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं। V2 के जगह हम लिख सकते हैं, यहां से V2 के जगह लिख सकते हैं nRT बाई P2। जब वॉल्यूम V2 है तो प्रेशर P2 है, ये चेंज हो सकता है। टेम्परेचर में यहाँ पे T2 लिखने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि टेम्परेचर आपने आइसोथर्मल किया। क्लियर है कि नहीं? माइनस है V1 तो क्या हो जाएगा nRT बाई P1। हाँ ना? तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, वर्क डन कैलकुलेशन का। जब प्रेशर दिया रहे, क्या दिया रहे कि प्रेशर इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल प्रेशर इतना है, तब ये फॉर्मूला का यूज करें। और जब वॉल्यूम दिया रहे तो आप पहले से जानते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्ग जो होता है वो यही होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। ये जो है वो कुछ नहीं, डेल्टा भी तो ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोले इनिशियल वॉल्यूम इतना, फाइनल वॉल्यूम इतना है, तब जाकर किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जब बोले इनिशियल प्रेशर इतना है और फाइनल प्रेशर इतना है, तब इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं आप इसे, माइनस पी एक्सटर्नल, एनआरटी कॉमन आ जाएगा, एनआरटी, और यहां से 1/P2 माइनस 1/P1 लिख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, वो अलग बात। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल। सिर्फ ये नहीं, ये भी, ये वॉल्यूम दिया रहे तब और ये प्रेशर दिया रहे तब। सुनो ध्यान से, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूज रहता है देखिएगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बनाते समय प्रॉब्लम होगा आपको, अभी बता दे। हमको दिख रहा है यहाँ पे एक तो प्रेशर दिख रहा है पी एक्सटर्नल कि बाहर से कितना प्रेशर है, एक तो प्रेशर दिख रहा है इनिशियल प्रेशर, शुरुआत में प्रेशर कितना था, और ये दिख रहा है एक तो प्रेशर P2 फाइनल प्रेशर कितना है। यहाँ तीन तो प्रेशर दिख रहा है, यस और नो, तीन टाइप के प्रेशर दिख, लेकिन असल में यहाँ दो ही प्रेशर है, यहाँ पे दो ही प्रेशर। कैसे समझ पाएंगे हम कि पी एक्सटर्नल कौन सा प्रेशर है। ये पी एक्सटर्नल कभी P1 है और कभी P2 है, इसके लिए समझना पड़ेगा। आपको दिख रहा तीन प्रेशर ना, सवाल बनाते समय आप फंसेंगे, तीन प्रेशर खोजिएगा, नहीं मिलेगा, वहां दो ही प्रेशर रहेंगे। और आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इनिशियल प्रेशर है कि फाइनल प्रेशर है, दैट इज P1 है कि P2 है। समझ में आ रहा कि नहीं? इस बात के लिए हम यहां लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा मतलब वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? उस समय कौन सा प्रेशर ज्यादा है ये देखना है। बोलो कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है? सर एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन इंटरनल प्रेशर, हाँ ना? पक्का ये बात है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तभी कंप्रेशन हो सकता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो देखिएगा, आप चेक कीजिएगा उस समय P1 और P2 में जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वो उसी को आप क्या ले लीजिएगा,
पी एक्सटर्नल। बोलिए समझ में आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? P1 और P2 में से जो ज्यादा देगा आपको उसको क्या ले लेना है? एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंशन का, अगर हम बात करें एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन कब होगा? जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम होगा इंटरनल प्रेशर से। तो आप चेक कीजिएगा, क्या चेक कीजिएगा? P1 P2 में कम, P1 P2 में जो, यहां देखिए एक्सटर्नल कम है, मतलब जो कम होगा, जो कम होगा उसको आपको क्या लेना होगा? P एक्सटर्नल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चेक करना होगा, चेक करना होगा सिचुएशन क्या उस हिसाब से। तो अब बच गया ये दो ही प्रेशर। समझ में आ रहा ना? तो तीन प्रेशर नहीं है, ये दो प्रेशर है। आपको क्लियर कर दिया इस बात को। समझ में आ गया है? इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब ये बात रहा प्रेशर से रिलेटेड। वॉल्यूम के बारे में यहां बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट और थोड़ा डिटेल में हम लेंगे, और थोड़ा डिटेल में हम लेना चाहते हैं। क्या हम इस जगह को मिटाएं? हम, क्या आप लोग लिख चुके हैं? अगर आप लोग लिख चुके हैं तो हम मिटा रहे हैं इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। यहां से फिर हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आपसे पूछेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। वर्क डन कब क्या है, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको कवर कराए हैं। हमको जितना याद आ रहा है क्वेश्चंस करवाए हैं, और क्वेश्चंस जब हम करवाते हैं तो उन वीडियोस को भी देखा कीजिए, क्योंकि उसके थ्रू भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है कि नहीं? लेट सपोज आपको इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मतलब ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा फॉर्मूला बनेगा? वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा भी बोलिए या V2 माइनस V1 बोलिए, एक ही बात है। ये है सर फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस का। जब वॉल्यूम के टर्म पे दिया रहे, प्रेशर के टर्म पे दिया रहे, तभी मिटाए जस्ट। क्लियर है कि नहीं? ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस चीज को समझते हैं। अब आपसे यह बात पूछा जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है उस समय वर्क डन क्या है, और एक्सपेंशन हो रहा है उस समय वर्क डन क्या है? कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन हो, वॉल्यूम का बात हो रहा है, वॉल्यूम का बात, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम जब घटेगा दैट इज कंप्रेशन, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ गया वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो था वो कम था, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है ना? और इसमें क्या है? कंप्रेशन का मतलब क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम आपका ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम आपका कम हो चुका है। बोलो हाँ कि ना? बोल यार हाँ कि ना? तो चेक करना यहां पर बैठा के क्या आएगा, चेक कर बैठाकर। कंप्रेशन जब है तो ये V1 ज्यादा आ जा रहा है V2 से, इसका मतलब यहां से जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो वर्क डन यहां से निकलेगा, वर्क डन जो यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और वैसे भी आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, कंप्रेशन का मतलब क्या है? आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, तो आप वर्क डन बाय यू, नॉट बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है कि बाय द सिस्टम हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले ही साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? यहां से भी आप चेक कीजिए ध्यान से, जब V1 कम है, V1 कम है, V2 ज्यादा है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब यहां से जो वर्क डन निकल करके आएगा वो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। सिस्टम जब वर्क करेगा, अंदर में जो गैस है वो एक्सपेंड करेगा, मतलब कौन काम कर रहा है भाई? सिस्टम काम कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ना? वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, यहां इस बात को प्रूफ भी करके हम लोग देख सकते हैं। Isn't it? So it is all about the isothermal irreversible process. अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ को भी इस चीज के थ्रू समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ग्राफ भी समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें हमने बोला कि ग्राफ देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, अगर हम इधर प्रेशर ले रहे हैं और इधर वॉल्यूम ले रहे हैं,
आपको ये बात क्लियरली पता है, अभी हमने बताया कि जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर की तरफ जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। वॉल्यूम चेंज होगा। लेट्स सपोज दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हुआ, क्लियर है कि? लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो पी एक्सटर्नल जो है वो चेंज नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रेशर चेंज नहीं। तो ये जो एरिया आप यहां से कैलकुलेट करोगे, यही एरिया क्या बताएगा? वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, वर्क डन बाय रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, यस। हाँ, रिवर्सिबल, बार बार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। अरे बच्चा क्लियर है कि नहीं है? चेंज नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अगर चेंज हो जाता है, किस तरह से चेंज हो जाता है? अभी रिवर्सिबल में हमने ये बात पढ़ा ना, क्या होता है रिवर्सिबल में कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हमने अभी आपको कंपेयर करने भी सिखाना है कि वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा है कि वर्क डन इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है? इन सब चीजों को हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। क्या आपको यहाँ पर वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस निकालने का तरीका समझ में आ गया है? थ्रू ग्राफ, ग्राफ के हेल्प से। बाकी तो हम फॉर्मुलेट कर ही चुके हैं। तो चलिए हम रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा वर्क डन ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है। और वो भी आप समझ पाएंगे, आपको क्लियर करते हैं कि ग्राफ की मदद से ही समझ पाएंगे। इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ये डिसाइड करना है अब हमें कि क्या दोनों ही प्रोसेस में वर्क डन सेम होता है कि सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यही हमने हेडिंग लगा रहा है, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन। तो एक पहला प्रोसेस ले लेते हैं बच्चा, जिसमें हम क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। क्लियर है? मतलब एक्सपेंशन में अलग से देखेंगे और कंप्रेशन में अलग से देखेंगे। तो लिखते हैं क्या? इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, लिखिएगा इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आपको ग्राफ पता हो, ग्राफ से समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए वर्क डन रिवर्सिबल के लिए लिखते हैं नेगेटिव ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। ध्यान दीजिएगा जो बताना चाह रहे हैं, यहां जो पी एक्सटर्नल है वो पी इंटरनल दैट इज पी ऑफ गैस, मतलब प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होता है। आपको पता है ये बात? हाँ ना? और ये वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर या कह सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होते हैं। ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए इरिवर्सिबल बनाते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस जरा बताइए। डायरेक्टली बात कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है सर वो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है तो आप सीधा सीधे इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। पी एक्सटर्नल सीधा सीधी बाहर आ जाता है। और यहाँ इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो इससे क्या निकल के आता है? दैट इज V2 माइनस V1 निकल के आता है। ये चीज इसमें आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर पी एक्सटर्नल वेरी करता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। अब इन दोनों का ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं, काम हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, एक तरफ हम प्रेशर ले लेते हैं, एक तरफ वॉल्यूम ले लेते हैं। इधर हम प्रेशर ले रहे हैं और इधर वॉल्यूम ले रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, प्रोसेस क्या है? क्या है प्रोसेस? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना? तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेशर यहां पर क्या है? इनिशियल प्रेशर दैट इज P1, और प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है। यहां पर प्रेशर है आपका P2। वॉल्यूम इनिशियल है, देखिए यहां पर V1, और वॉल्यूम फाइनल यहां पर दिख रहा है आपको V2। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। बोले क्लियर है? ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है, ग्राफ इस तरह से जा रहा है।
ये किसका ग्राफ आपने बनाया बताइए, किसका ग्राफ बनाया? वर्क डन रिवर्सेबल का, क्योंकि ये जो P है वेरी कर रहा है कि नहीं? P वेरी कर सकता है, इसमें P वेरी नहीं कर सकता है। यहां पर माना मैंने बताया कि एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए घटाया प्रेशर को, प्रेशर घटाना पड़ेगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर वर्क डन जब निकालिएगा जरा बताइए कैसे निकालिएगा? सर इस ग्राफ का जो एरिया है हम निकाल देंगे, ये जो आपको एरिया अंडर कर्व दिख रहा है इस एरिया को निकाल देंगे। ये जो ब्लैक कलर से हम लिख रहे हैं यही है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? अभी तो बताया हमने। इरिवर्सिबल का भी हम इसी में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इरिवर्सिबल में हम जानते हैं हमें देखना होता है कि कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? सर एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो जो अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा है, बाहर का जो प्रेशर है वो कम है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा, दिमाग में जा रहा कि नहीं? आराम से बता रहे। अंदर का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। किसमें? सर एक्सपेंशन हो रहा है ना सर, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब इंटरनल प्रेशर इज मोर, इंटरनल प्रेशर इज मोर देन एक्सटर्नल प्रेशर। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ जरा यहां पर P एक्सटर्नल क्या लेते हैं? P एक्सटर्नल देखो ना यार क्या है? कम है। P एक्सटर्नल कम है, दिख रहा है? इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है कौन सा प्रेशर है? P1 है कि P2 है? तू बता नहीं। अभी बताए बच्चा कि कंप्रेशन जब होता है ना तो जो कम वाला वॉल्यूम है, सॉरी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है? फैल रहा है, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है। समझ में आ रहा? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल प्रेशर। और ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? इसका मतलब कम वाला प्रेशर, कम वाला प्रेशर कौन है? P2 है। बात समझ में आ रहा है? क्या इस जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं इस जगह पर कि माइनस P2 यहाँ पर क्या है? V2 माइनस V1। अरे बच्चा समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो कम होता है तो ग्राफ में कम वाला प्रेशर खोज लिया, और अब आपसे बोल रहे हैं जरा बताइए वर्क डन कौन सा ग्राफ होगा? कौन सा ग्राफ होगा? आप बोल सकते ये वाला ग्राफ। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? और कांस्टेंट होता है, ये बात भी बता दी है। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है मतलब फ्लैट ग्राफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका P एक्सटर्नल अभी इस प्रोसेस के लिए। और वर्क डन निकालना है तो हमने बोला था कि एरिया ही निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वाला छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है रेड कलर हमने किया है, ये क्या है? वर्क डन इरिवर्सिबल। बोलिए ग्राफ नहीं आता तो पता चलता है। अब दिख रहा है वहां पर किसका एरिया ज्यादा है, रिवर्सिबल का कि इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल। तो यहां पर आप ये बात मेंशन कर लीजिएगा अच्छा से, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन कब? जब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है तब। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत बच्चा गलती कर देता है, क्या जानते हैं? यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, दोनों तरफ क्या करता है? माइनस साइन लगाता है। और आपको पता है आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? ये साइन चेंज हो जाता है। इसलिए एक काम कीजिएगा, यहाँ पर मोड लगा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, अमाउंट का बात हो रहा है, ठीक है? नहीं तो बहुत कोई मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएगा, यहाँ भी माइनस लगाएगा, यहाँ भी माइनस लगाएगा, और फिर क्या करेगा? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या करना पड़ता है? ये अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा मैथमेटिक्स वाला बच्चा लोग, बाकी नीट वाले ठीक है, नॉर्मल समझता है कि ये ज्यादा दिख रहा है एरिया, कम दिख रहा है। जेई वाला थोड़ा मैथ्स वाले होते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखिए। तो ये कब होता है? ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन वाला केस है, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है, ठीक है? इसी तरह से अब हम देखने जाएंगे, हमने एक्सपेंशन देखा, अब कंप्रेशन में देख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए कंप्रेशन में क्या होता है? रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल से ज्यादा की कम, इसको चेक करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक्सपेंशन हो चुका है, 2 नंबर में आप लिखेंगे इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इसमें इस बात को ध्यान रखना होता है, ये जो पी एक्सटर्नल है
ये P एक्सटर्नल जो है इंटरनल प्रेशर दैट इज गैस के प्रेशर के इक्वल होते हैं बट वेरी कर सकते हैं, हाँ ना। बट अगर वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात किया जाए तो ये इंटीग्रेशन साइन से जो एक्सटर्नल प्रेशर दिख रहा है चूंकि कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, इसलिए P एक्सटर्नल डायरेक्ट लिखते हैं और dV इंटीग्रेशन के अंदर में रहता है। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू पुट करने के बाद किया जाता है V2 माइनस V1। इस बात को ध्यान रखना होता है, यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और कोई तुमसे बोले क्या इंटरनल प्रेशर के इक्वल कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा, या तो इंटरनल प्रेशर से कम या इंटरनल प्रेशर से ज्यादा होगा। फिलहाल आप कौन सा चीज देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रेशन। अगर कॉम्प्रेशन देख रहे हैं तो फिर से उसको सिस्टम को एज्यूम कीजिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको कॉम्प्रेशन कर रहे हैं। अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो P एक्सटर्नल ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए P इंटरनल से, छोटा बच्चा समझ पाएगा। P एक्सटर्नल इज मोर देन P इंटरनल। क्लियर है कि नहीं? कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? चलिए, तो आपसे ये बात पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो छोटा कौन है? छोटा कौन है? इंटरनल। जो छोटा होगा वही P एक्सटर्नल होगा कि जो बड़ा होगा वो P एक्सटर्नल होगा? लिखा हुआ है P एक्सटर्नल इज मोर, P एक्सटर्नल इज मोर। अगर ये ज्यादा है मतलब जो प्रेशर ज्यादा होगा P1 या P2, जो प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम P एक्सटर्नल मानेंगे। तो चलिए ग्राफ बना के हम देखते हैं। पहले रिवर्सिबल का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर हम वॉल्यूम ले लिए, इधर हम प्रेशर ले लिए। क्लियर है कि नहीं? आपको इसका ग्राफ बनाना आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है। चलिए यहां से स्टार्ट किए और ऐसे कर दिए हम। ये मान लीजिए क्या है? प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बोलिए जरा? कॉम्प्रेशन हो रहा है। कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा मतलब इनिशियल वॉल्यूम यहां पर है और फाइनल वॉल्यूम यहां पर है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम यहां पर है, मतलब ग्राफ इस तरह से जा रहा है। अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो इससे रिलेटेड जो प्रेशर है वो P1 ये है, और फाइनल वॉल्यूम V2 है, इससे रिलेटेड जो प्रेशर है वो P2 यहां पर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? और आपसे अगर पूछे कि P1 और P2 में से कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा मतलब P2 ये है एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? चलिए एक बात बताइए पहले कि रिवर्सिबल का वर्क डन क्या होगा। रिवर्सिबल का वर्क डन जो अभी आप थोड़ा देर पहले किए थे वही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सर ये है रिवर्सिबल का वर्क डन, ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया ये रिवर्सिबल वर्क डन है, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या है, तो इरिवर्सिबल का वर्क डन लिखते समय P एक्सटर्नल देखा जाता है और P एक्सटर्नल यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर कौन है? P1 की P2? P2 ज्यादा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे P2 माइनस P2 V2 माइनस V1। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? और ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है का मतलब आप यहां से ग्राफ को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे और ये मिला देंगे। बोल समझ में आया कि नहीं? अगर अगर कौन सा प्रोसेस है बच्चा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ग्राफ अब ये वाला है, ये नीचे वाला ग्राफ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका वॉल्यूम ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, इससे जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम है, मतलब ग्राफ ये वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोल समझ में आ रहा है? ये कुछ मत देख नीचे तू, बस ये देख, ये लाइन है, ये ग्राफ है किसका? किसका? बोलो P2। P2 किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, यही ग्राफ है सिर्फ। अब एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा? इसके नीचे जो एरिया दिख रहा है, इसके नीचे जो एरिया दिख रहा है वो ये है। ये एरिया बाप रे बाप बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा एरिया है। सर रेड कलर, रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कैमरा में देखिएगा, बहुत कम है ना, बट पता चल रहा है ये बहुत बड़ा एरिया हो रहा है। ये वाला एरिया स्क्वायर टाइप का दिख रहा है या रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना, पूरा यहां से लेकर के यहाँ, ये पूरा वॉल्यूम यहां से लेकर। सो ये जो वर्क डन है वो क्या है? चलो इंक चेंज कर लेते हैं। वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल, ये है वर्क डन इरिवर्सिबल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अंधा बच्चा भी समझ पाएगा, अंधा। अब इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। जरा बताइए कौन सा वर्क डन ज्यादा है?
रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, इतना बड़ा एरिया। वर्क डन irreversible is more than work done reversible in compression जब आप कीजिएगा सिस्टम का, तो इरिवर्सिबल में जो वर्क डन निकलेगा वो ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। तो ये बात तो पहले से ही क्लियर था, अब क्लियर ज्यादा हो गया। क्लियर ये था कि रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होते हैं, और कौन ज्यादा कौन कब वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा, अगर एक्सपेंशन होता है तो इरिवर्सिबल वर्क कम होता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बातें क्लियर है, कंपैरिजन आपने वर्क डन का कर लिया, तो कुछ सवाल देखा जाए अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ध्यान, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखेंगे जो भी प्रोसेस हमने पढ़ा उनमें से वर्क डन निकालने का क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरह का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक सिस्टम है जिसके अंदर कितना गैस है? 1 मोल आइडियल गैस है, इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर। ये एक्सपेंड कर सकता है 1 लीटर से 5 लीटर। मतलब क्या दिया हुआ? इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपका? 1 लीटर है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका? 5 लीटर है। इतना तो हमको समझ में आ रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 1 मोल, ये बात समझ में आ रहा है ना? और कुछ? अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm एट 300 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है कितना? 1 atm। कौन सा प्रोसेस है जो वर्क डन निकालेंगे हम? कहीं नहीं लिखा है बच्चा, यहां लिखा हुआ है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कहां होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ये पकड़ना होता है। समझ में आ रहा है कि रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला अलग, इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसलिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो कीवर्ड आपको दिमाग में डाले अभी इतना देर से, उसको डाल लीजिए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और आइसोथर्मल लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा टेम्परेचर एक ही तो दिया हुआ। समझ में आ रहा? 300 केल्विन मतलब टेम्परेचर इज नॉट चेंज। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला आप बैठाएंगे, एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या बोल सकते हैं V2 माइनस V1। और ये जो P एक्सटर्नल है वो दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो प्रेशर यहां दिया हुआ है कितना? 1 atm। चेंज इन वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम क्या है? 5 लीटर V2, और V1 क्या है आपका? 1 लीटर। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 लीटर, यहां से निकल के आ रहा है 1 इंटू 4, दैट इज 4 atm लीटर। और आपके ऑप्शन में सबसे पहला जो दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा, -4 जूल। और आप इसको टिक कीजिएगा और आपका नेगेटिव -1 हो जाएगा फटाक से। यही होता है सवाल में। -4 आ गया, हाँ कि ना? वर्क डन निकाल रहे हो, जूल दिमाग में क्लिक करता है फटाक से, तो पहला ऑप्शन आपका यही रहेगा, -4 जूल। लेकिन यहां पर यूनिट जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? एटीएम लीटर में आया है, और एटीएम लीटर जो है वो जूल के इक्वल नहीं होता है भाई साहब। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्टली मैं बता दूं, कभी और समय मिलेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि 1 atm लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा बहुत बताते हैं, जरूरत पड़ेगा अगर आगे। बाकी आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? -4 इंटू क्या कर देना है? 101.3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर होगा। ये आंसर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना जूल। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपको जानना है तो मैं बताता हूं आपको ये, लेकिन डाटा याद कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? एटीएम मतलब क्या है? प्रेशर। यहां पे क्या है? लीटर। लीटर मतलब क्या हो गया है? इसका यूनिट है वॉल्यूम। और प्रेशर और वॉल्यूम को मिलाकर के ही क्या बनता है? वर्क बनता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम।
लेकिन अगर वर्क का यूनिट आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। यहां तो एटीएम में दिया हुआ, लीटर में दिया, क्या ऐसा यूनिट है? ये तो ऐसा यूनिट है, जूल इज द ऐसा यूनिट, हाँ कि ना? जूल इज द ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें इस चीज को? समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? देखिए, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो बोले सर मीटर क्यूब होता है ना? बस कितना लीटर, 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब है, ये पता रहना चाहिए, काम हो जाएगा। और प्रेशर का अगर आपको पता है ऐसा यूनिट, तो मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। और पास्कल कुछ और नहीं, ध्यान दो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, साइड में बता रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का न्यूटन लिखते हो, एरिया का मीटर स्क्वायर लिखते हो। मतलब ध्यान से देखो, प्रेशर का यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही एक साथ क्या बोला जाता है, पास्कल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब पास्कल में अगर कन्वर्ट करना, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कितना एटीएम कितना पास्कल के इक्वल हो गए? तो आपको तरीका मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा घर में, हम करने नहीं जा रहे। पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटीएम को आपको किस में बदलना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटीएम को आपको बदलना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब पास्कल में बदलना है। और लीटर को किस में बदलना है, मीटर क्यूब में। जैसे इन दोनों को मिलाइएगा, उसके बाद यही डाटा निकल करके आएगा। समझ में आ रहा है? दैट मच ऑफ जूल। क्लियर है? तरीका मैंने आपको बता दिया, हिंट कर दिया, बाकी आप लोग चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा, एटीएम लीटर या लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 101.3 जूल होता है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमने 1 पहले ही एक कराया था, फिर अभी लगातार जो है 2 सवाल चल रहे हैं। तीसरा नंबर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is allowed to expand isothermally and reversibly, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये कह रहा है, फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब। ओके, एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस। वर्क डन निकालना है आपको। कितना मोल गैस है, 1 मोल, शुरुआत में ही ये बात मेंशन किया है, नंबर ऑफ मोल्स इज 1। क्लियर है कि ऑक्सीजन गैस है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सा भी गैस रहे। यहां पर प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी। क्या होता था, लॉग, लॉग क्यों लिखे हैं, 2.303 लिखा हुआ, अदरवाइज लॉन लिखते हैं। फिर क्या लिखते थे आप लोग, V2 बाई V1। अगर वॉल्यूम के टर्म पे दिया हुआ तो V2 बाई V1, प्रेशर के टर्म पे रहता था तो P1 बाई P2 करते थे। सवाल इस तरह से आते हैं। माइनस 2.303 एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 1, आर 8.314। ये कौन सा वाला वैल्यू बैठा रहे, जूल पर केल्विन पर मोल वाला बैठा रहे। और भी इसके वैल्यूज होते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ यही बैठाना आपको बता चुके थे। और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। बच्चा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहे तो ध्यान रखिएगा, इसको बदल लीजिएगा। अगर इस जगह पे क्या लिखा रहता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी इतना ही लिखना होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उसके बाद क्या होता है, log V2 फाइनल वॉल्यूम इज 10 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 5। क्लियर है? यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस 2.303 इंटू 1 छोड़ देते हैं, 8.314 इंटू 300, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। और बच्चों को log 2 का वैल्यू पता होता है, आपको मैं बता दूं अगर नहीं पता तो 0.3010 होता है। तो सर हमको कैसे याद रखना है, तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ वैल्यूज तो याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस में 10 रहना चाहिए। उसी तरह से log 2 का वैल्यू याद रख लीजिए आप, भी बताए 0.3010। उसी के बाद 4 का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4, और 2 स्क्वायर मतलब 2 log 2 हो जाता है, डबल कर देंगे इसका, हो जाएगा। तो यहां से 3 याद रखिएगा, ठीक है। 4 का जरूरत नहीं, मैंने बोला 5 का जरूरत होता है, log 5 का जरूरत पड़ सकता है।
6 का जरूरत नहीं क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाता है, 2 इंटू 3 मतलब log 2 इंटू 3 मतलब log 2 प्लस log 3 हो जाता है, आंसर आ जाता है उस। इतना काम कीजिए ना। और log 10, तो log 10 और बेस में 10 हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम ये जगह छोड़ रहे हैं, इन जगहों को फिल कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? इन जगहों को फिल कर लीजिएगा। इतना डाटा आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाता है। क्लास 11th लेवल में जितना भी जरूरत होता है इतना से काम बन जाता है। बाकी log 4 का भी जरूरत पड़ता है, तो मैंने बताया ना, log अगर पढ़े हुए हैं तो आप log 4 का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। log 2 बस पता रहे काम हो जाएगा। 2 log 2 होता है log 4। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगर हम बात करें इस सवाल का, तो इस सवाल का आंसर आप यहां से जो है निकालिएगा। जो भी निकलेगा क्या आएगा, जूल। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बता सकते हैं? नेगेटिव आएगा। यहाँ दिख रहा है माइनस, ये माइनस माइनस ही रह जाएगा। क्यों होगा? ऐसे भी समझ में आ रहा है भाई। वर्क डन इन एक्सपेंशन पूछा, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन हो रहा मतलब इंटरनल प्रेशर है ज्यादा, इंटरनल प्रेशर मतलब गैस प्रेशर लगा रहा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा। कैलकुलेशन इज अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए ध्यान से। जेईई मेंस का सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2019 द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 500 केल्विन इज कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें भी कौन सा? कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेस कर रहा है मतलब वर्क डन जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, रिवर्सिबली टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कॉम्प्रेस जो कर रहे हैं, जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम इसका क्या है, 1/10 हो चुका है। तो टेम्परेचर क्या है, ध्यान से सुनिए। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर 500 केल्विन दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस से बोल रहा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। टेम्परेचर इतना है। क्लियर है कि नहीं? फाइनल वॉल्यूम क्या बोल रहा है ना, इनिशियल वॉल्यूम का 1/10 हो जाता है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो V1/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात कह रहा। और यहां पर क्या बोल रहा है, दी वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1। सिंपल है। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से। -2.303 नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बोला है, 1 बैठा दी। आर का वैल्यू, आंसर से हमें ये बात पता चल रहा है कि किलो कैलोरी में आंसर दिया हुआ है, कितना में, किलो कैलोरी। तो यहाँ आर का वैल्यू लेने के लिए बोला है 2 कैलोरी ले लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। टेम्परेचर 500 केल्विन में है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग दिख रहा है, V2 फाइनल वॉल्यूम V1/10 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, V1/10, और पहले से यहां पर इनिशियल वॉल्यूम V1 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। -2.303, 1 को छोड़ देते हैं, 2 इंटू 500 मतलब हो गया 1000, और यहां से क्या निकल के आएगा, V1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये साइड में हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा log 1/10 आएगा ना, log 1/10 मतलब log A/B, साइड में देखिए, log A/B अगर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, log A माइनस log B। इतना तो आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, अगर यहां पर क्या है बच्चा, log 1/10 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log 10, और अभी जस्ट log 1 का वैल्यू बताया आपको 0, माइनस log 10 का वैल्यू अभी बताया 1, रिजल्ट क्या आएगा, -1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ जो वैल्यू हम बैठाने जा रहे हैं डायरेक्टली -1 बैठाने जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2.303 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2303 किस में आएगा, कैलोरी वाला बैठाए थे यहाँ पर, याद आ रहा है? सही यार, कैलोरी वाला बैठाए तो क्या आंसर आएगा, कैलोरी आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में किलो कैलोरी दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या करना होगा, किलो कैलोरी मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 2.303 किलो कैलोरी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? किलो मतलब इंटू 10³ होता है, तो कैलोरी में था, किलो कैलोरी में लाना है, तो डिवाइड कर दिए 1000 से। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव आना चाहिए था ना, अभी हमने बताया क्या है, ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम प्लस आना चाहिए था, प्लस आ रहा है।
एकदम करेक्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्क डन निकालने सीखेंगे, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 प्रोसेस कवर कर चुके हैं। अभी 5th प्रोसेस क्या ले रहे हैं? वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन वर्ड कहीं पर भी मिले, इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा। आप किसी सिस्टम को अपने हालत में छोड़ दिए, और कहां पर छोड़े हैं? बोले सर हवा में छोड़ दिए। नहीं, एयर में नहीं छोड़ना है। एयर में छोड़ेंगे तो एयर वर्क करने लगेगा, आप ही को हमेशा थोड़ी वर्क करना होता है। मान लीजिए आप एयर में छोड़ देंगे तो ये एयर क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा। लेकिन एयर में भी नहीं छोड़े आप, इसको आपने कहां छोड़ दिया? आइसोलेट कर दिया। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। अगर कोई सिस्टम वैक्यूम के अंदर है, इस समय जो ये इंटरनल प्रेशर होता है, अंदर में तो गैस है, अंदर में गैस है, इंटरनल प्रेशर जो होगा वो सिर्फ रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक्सपेंड कर देगा अपने आप। तो फ्री एक्सपेंशन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिख दिया हमने, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। इस समय में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो 0 होता है, एज द वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है बट प्रेशर ही क्या है? 0 है। तो वर्क डन बाय द फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, जब भी ये वर्ड लिखा रहे फ्री एक्सपेंशन, उस समय वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर 0 है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? इसमें 0 होता है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा। फ्री एक्सपेंशन जब भी वर्ड लिखा रहे तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0 मतलब वर्क डन 0। और आइसोथर्मल बोला है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर 0। और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो ऑटोमेटिक इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि एनसी भी डेल्टा टी के इक्वल होता है। ये अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है कि नहीं? तो अगर फ्लोट लगाएं, यहां पर फ्लोट लगाए, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्टकट में बोल रहे हैं भाई साहब। अगर यहां पर फ्लोट लगाया जाए तो आप देखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। ये भी 0, ये 0 हो गया। यहां पर वर्क डन भी क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? आप कह सकते हैं सर Q इक्वल टू भी ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। माने आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन भी नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से हीट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट चेंज 0 है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? इसका रिजल्ट है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऐसा लिखा हुआ है। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 मतलब वर्क डन 0, और एडियाबेटिक बोल रहा है, इसका मतलब Q इक्वल टू 0, ये बोला जा रहा है Q इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप यहां से भी पता कर पा रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्लोट लगाओ, FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। तो Q भी 0, W भी 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0। क्या सीखे? कुछ नहीं, 0 सीखे, नीर बटा सन्नाटा। फ्री एक्सपेंशन अगर दिख रहा तो वर्क डन 0 हो जा रहा, वर्क डन 0 हो रहा, ये बेसिक डेफिनेशन है। और उसके बाद हम अलग अलग जगह पर प्रोसेस लगा रहे हैं, तो जैसे कि आइसोथर्मल में लगाएं चेंज इन टेम्परेचर 0, एडियाबेटिक में लगाएं Q 0, तो ये सब रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। तो आपको ये बात का आइडिया हमने आपको दे दिया कि फ्री एक्सपेंशन जब होगा तो क्या होगा। एक बार एक सवाल आया, उस सवाल को आपके सामने हम डिस्कस करेंगे फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको वर्क डन कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं वेरियस मेथड्स में। तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर अगर देखें आप तो 5 नंबर क्वेश्चन, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally। कीवर्ड्स को पकड़ा कीजिएगा, एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंड कर रहा है।
आइसोथर्मली मतलब चेंज इन टेम्परेचर तो क्या हो गया, सीधा सीधी आप कह सकते हैं 0। यहां से इतना पकड़े। इनटू वैक्यूम, भाई साहब एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कहां पर ये रखा हुआ सिस्टम, वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में है, ये जो प्रेशर होता है दैट इज पी एक्सटर्नल, वो क्या होता है 0। वैक्यूम में मतलब फ्री एक्सपेंशन होता है, पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0 अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स। मतलब वॉल्यूम बढ़ बढ़ के कितना हो गया 10 लीटर्स हो गया। ओके, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। हीट कितना है और वर्क कितना है ये निकालना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सर हम तो ये नहीं पढ़े, मूर्ख इंसान, तुम ये पढ़ा है कि CV इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनना। CV इक्वल टू तुमने पढ़ा है Q बाय N डेल्टा टी। बोलो हाँ कि ना, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। और CV का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Q भी लिख सकते हो यहां पे, और Q भी को डेल्टा U हमने पढ़ा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, CV इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U। अरे बच्चा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर होता है, ओनली हीट के बराबर। क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्क डन 0, आपको पता है ना। फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q प्लस W चेंज इन इंटरनल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं QV। हम कह रहे हैं QV के जगह पे डेल्टा U लिख सकते हैं N डेल्टा T। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर ये वाला बात नहीं बताया, बता दिया आपको अभी। क्लियर है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रूफ हो चुका है। तो यहां से डेल्टा टी अगर 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा सर, तो फ्लोट लगा रहे हैं हम यहाँ पर, फ्लोट लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो आप कह सकते हैं Q इक्वल टू माइनस W। हाँ ना, समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए जरा, P एक्सटर्नल अगर 0 है तो वर्क डन कितना होगा। अरे भाई साहब, P एक्सटर्नल dV, इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV। बच्चा एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो वर्क डन क्या होता है 0 होता है। अगर वर्क डन 0 होता है तो यहां से ये बात समझ में आ रहा है, अगर वर्क डन 0 है तो हीट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सवाल में यही बात पूछा गया था कि हीट कितना एब्जॉर्ब होगा और वर्क कितना डन होगा। तो वर्क भी 0 होगा और हीट भी 0 होगा। समझ में आ गया है सवाल। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। A gas is provided with 300 joule heat at STP standard temperature and pressure so that its volume increases from 2 liter to 3 liter at 1 atm। ओके, मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया यार, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्यों, हीट दिया है आपने। कैलकुलेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सवाल है। इट इज गिवन, क्या लिख रहा है, अ गैस इज प्रोवाइडेड विथ 300 जूल हीट, माने सिस्टम को हीट दिया गया है तो प्लस में होगा हीट, कितना होगा 300 जूल। ओके, सो दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, 2 लीटर टू 3 लीटर बोला गया है। एट प्रेशर, प्रेशर यहां पर क्या है कांस्टेंट है, दैट इज 1 atm प्रेशर पर दिया गया है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अरे फ्लोट लगा दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W। क्लियर है कि नहीं है, तो W निकालना पड़ेगा, Q तो हमें दिख रहा है साफ साफ, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम दिख रहा है आपको, मैंने V2 माइनस V1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। सर माइनस छोड़ दिए, माइनस लिख दिए, चलो क्लियर है कि नहीं। कांस्टेंट प्रेशर है 1 atm, चेंज इन वॉल्यूम आपको दिख रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1 लीटर, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 atm लीटर। ध्यान दीजिएगा जूल में नहीं है, बहुत बच्चा इसी वैल्यू को वहां जाके पुट करेगा। क्यों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 300 Q के जगह पे, और यहां पर क्या बैठाएगा ये -1 बैठाएगा।
और आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि लीटर एटीएम या एटीएम लीटर को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, जूल में, और आपको बताया हुआ है, फिर बता देते हैं। 1 एटीएम लीटर जो होता है वो 101.3 जूल के इक्वल होता है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 101.3 जूल, तो वर्क डन इतना है, माइनस में है, इस माइनस को यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस 101.3 जूल। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। अगर जूल में लाना है तो जूल में ही लाना पड़ेगा, बिकॉज जूल में आपका हीट दिया हुआ था, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। यूनिट देखता ही नहीं है बच्चा, क्योंकि -1 करने के बाद 299 ऑप्शन में जरूर रहेगा, ये जो आंसर आएगा ना 299 वो ऑप्शन में जरूर रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के। अरे 300 में से 1 घट जाता, अगर यहाँ पे क्या आंसर आया था एटीएम में 1, तो क्या आंसर होना चाहिए 299, अगर 1 पुट करते तो ऑप्शन में रहेगा, आपको दिखेगा 299 है, चलो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो गलत है फिर, क्योंकि आप यहाँ पर लीटर एटीएम दिख रहे हैं, इसको जूल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल जो है हम बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, when 5 moles of helium gas expands isothermally and reversibly at 300 Kelvin, expand कर रहा है 10 लीटर टू 20 लीटर, okay, the magnitude of maximum work obtained is 10 dash joule, वर्क डन निकालना है। प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, माना आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सपेंड कर रहा है। मोल्स कितना दिया है, 5 मोल्स दिया है, एक आइडियल गैस है, हीलियम आइडियल गैस है, और वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या है 10 लीटर और फाइनल वॉल्यूम क्या है 20 लीटर, तो आपको समझ में आ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर प्रोसेस बोल दिया गया है, तो क्या क्या चाहिए होगा, अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए, कितना है 300 केल्विन दिया हुआ है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू होता है माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर दिया रहे, अगर प्रेशर दिया रहे तो P1 by P2 हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स इज 5, आर का वैल्यू जूल में अगर आंसर चाहिए तो 8.314 बैठाइएगा, और टेम्परेचर 300 केल्विन, यहाँ हमेशा केल्विन ही बैठाना है, क्योंकि यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल होता है, केल्विन केल्विन से कटेगा, यहाँ मोल से कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका लॉग, फाइनल वॉल्यूम इज 20, इनिशियल वॉल्यूम इज 10, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से दिख रहा है क्या निकल करके आएगा बच्चा, log 2 निकल करके आएगा, और log 2 का वैल्यू सबको पता है 0.3010 होता है। अब आप यहाँ पर बैठाइएगा, वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा बच्चा, इतना जूल, आंसर हम आगे नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर लिखिएगा, ये बताना मैं भूल गया, ये जो सवाल आप बना रहे हैं ना, इतना आसान लग रहा होगा, जेईई मेंस 2022 का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, जेईई मेंस 2022 का सवाल, क्लियर है कि नहीं। तो ये सब सवाल मैं आंसर आपको लिख दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 8360 है, 8360, बिना कैलकुलेशन किए मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, एक और सवाल हम लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, और हमारा जो अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वेरियस प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो हो सकेगा तो एक काम करेंगे, इसका एक और पार्ट हम ले लेंगे, क्योंकि सवाल बनाना है, सवाल नहीं बनाइएगा टॉपिक पढ़ने के बाद अगर, तो उस टॉपिक का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, आई थिंक, बाकी सबका क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब क्या तरीका, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और सवाल आपके सामने है, जेईई मेन 2019 का, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ऑप्शन में बता देता हूं पहले ही, ऑप्शन ए है 3/2 केल्विन, ऑप्शन बी 2 केल्विन, ऑप्शन सी 2 केल्विन, बी में 1 केल्विन है, और डी में 2/3 केल्विन। सवाल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है, फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब एंड फाइनल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, ओके, कॉम्प्रेशन हो रहा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कितना है 4 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर और ये कांस्टेंट है। ओके ओके ओके। हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इससे जो हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम से, किसके लिए यूज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम आ रहा है। ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है कितना है, मोल्स दिया हुआ है 1 मोल्स, ठीक है। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चा क्या दिया? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अरे प्रेशर सीपी दिया हुआ है, समझो ध्यान से, सीबी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ? सीपी। अरे कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ क्या है? सीपी है। सीबी कब लिखेंगे? जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। फिलहाल क्या दिया हुआ? सीपी। तो सीपी का वैल्यू कितना है? 24 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए सर ठीक है। और क्या? द टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय, ये जो हीट रिलीज हुआ है किसके लिए यूज हुआ था? टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हुआ था। तो बोला कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जरा बताइए। जरा ये बताइए कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है। तो वर्क डन जो है आसानी से यहां से निकल सकता है। वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज कीजिएगा, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल इज गिवन टू यू 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल होता है, मतलब ऐसा यूनिट है, रहने दीजिए। V2 है आपका 1 मीटर क्यूब, 1 माइनस, सॉरी फाइनल वॉल्यूम इज, हाँ ठीक है, और माइनस V1 इज 5 मीटर। कितना आ जाएगा यहाँ से? -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 जूल। ये निकाल करके हमने रख लिया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? V2 माइनस V1, अच्छा ठीक है। V1 5 मीटर क्यूब है, 1, ठीक है। बच्चा समझ में आ गया है यहाँ तक? प्लस आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब कुछ हमने लिख लिया। हमें क्या निकालना? चेंज इन टेम्परेचर निकालना। चेंज इन टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी होता है ना, लेकिन सी भी होता है, यहाँ क्या दिया हुआ? सीपी दिया हुआ। कैसे सी भी और सी भी को चेंज करेंगे, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर 24 बैठाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, यस और नो। तो सीबी और सीपी में रिलेशन होता है, आपको भी ये बात पता होगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये बात आपने पढ़ा है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। आर का मतलब आपको पता है, ये चीज 8.314 होता है। सीपी की जगह सीवी दिया हुआ, सीवी निकालना मतलब सीवी उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीवी। क्लियर है कि नहीं? तो बाद में हम इस चीज को बैठा सकते हैं, सीवी की जगह में इस चीज को बैठा करके काम कर लेंगे। सीपी का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू आपको पता है। सीपी का वैल्यू कितना है? 24 है, और आर का वैल्यू होता है 8.314। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? सीवी का। ये वैल्यू जो आएगा वो बैठाना होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। बाकी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है आपको। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, एक काम कीजिए, फ्लोट लगाया जाए। यहाँ पे फ्लोट लगा करके चेक कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ध्यान दीजिएगा, तो Q कितना है? यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा वर्क डन कितना है? वर्क डन हमने निकाल के रखा है 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या? अरे बच्चा आइसोथर्मल बोला है ना वहां पर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल बोलने का मतलब यहाँ पर जो जब आप फ्लोट लगा रहे होंगे, डेल्टा टी का वैल्यू कितना बैठाएंगे? 0। अगर डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस W। अगर Q इक्वल टू माइनस W हो जाएगा तो माइनस 16 जूल हो जाएगा, क्योंकि आपने W कितना निकला है? 16 जूल। तो Q क्या हो जाएगा? माइनस 16 जूल। बोले सर अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 कर रहे थे, यहाँ फिर चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये जो प्रोसेस बोला था पहले, उसके लिए हमने चेंज इन टेम्परेचर को 0 कहा, और अब जो हीट रिलीज हो रहा है उस वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर है वो निकालने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर आप नहीं बैठा सकते। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर आप नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर आप अगर 0 बैठा दीजिएगा तो सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? बोलो जरा, बोलो फटाफट। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बात तो कह सकते हैं, चलो ध्यान से, अगर इस प्रोसेस में ना जाए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर वगैरह लगा करके फिर चेंज इन टेम्परेचर वगैरह निकालना, तो फिर मुश्किल हो सकता है।
और कुछ बताइए, और कुछ बताइए, यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है सर, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ठीक है, फ्लूइड, क्या और कोई प्रोसेस है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट बोला है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ बात कहा गया है क्या यहाँ पर? इंटरनल एनर्जी यहीं पे फंस रहा है, इंटरनल एनर्जी, अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा जल्दी से। देखिएगा ध्यान से, क्या है, क्यू निकाल लिए हम, ठीक है। अच्छा, 1 मोल है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा, इस बात को सोचना पड़ेगा। वर्क डन तो हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminum. If the molar heat capacity of aluminum is this much, the temperature increases in this. Isothermal compression, isothermal compression, वॉल्यूम घट रहा है this to this, ठीक है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, बच्चा आइसोथर्मल कंप्रेशन जब भी लिखे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, यहां पर अगर हम फ्लोट लगाएं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल बोल रहा है, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। अगर इसको जीरो करें तो, जीरो करें, अगर जीरो करें तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह डब्ल्यू ना, सीधा सीधी जीरो हो जाएगा क्या, 16, क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं इस जगह। अच्छा, चेंज इन क्यू वी सी वी लिख रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो क्या प्रेशर कांस्टेंट? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं लिखना, क्या लिखना है जानते हो? यहाँ पे लिखो क्यू पी, पी लिखो। अगर यहाँ क्यू पी लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सी पी। बोले सर यहाँ पर अगर क्यू भी लिखते थे तो क्या था, क्यू भी का मतलब ही क्या होता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बच्चा बच्चा जानता है। अरे चेंज, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब वर्क डन जीरो होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हीट जो है किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी। मतलब ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर ये वाला वैल्यू लगा सकते हैं, ये वाला वैल्यू लगा सकते हैं। गलत हो रहा था उतना देर से, गलत हो रहा था। क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे सीपी का दिख रहा है, सीपी ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू बढ़ा सकते, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमने सोचा कि इंटरनल एनर्जी में कुछ अगर उस तरह का हो तो उस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, बट यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्क डन पता है, और वर्क के साथ हीट का क्या रिलेशन है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब यहाँ पर वर्क डन भी हुआ है, हीट भी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन दिख रहा है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन दिख रहा है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन आपको दिख रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को सीधा सीधे क्या कर दो, जीरो कर दो। अगर जीरो कर दोगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर ये जीरो हो गया तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। मतलब क्यू जो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बच्चा कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कर दोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, वॉल्यूम नहीं है तो क्यू पी ही निकल रहा, कांस्टेंट प्रेशर पे निकल रहा है, कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ 16 है तो क्या लिख देगा 16 जूल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर जब 16 जूल क्यू पी निकाल दिए तो तुम यहाँ पुट कर सकते हो, माइनस 16 जूल है, एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीपी का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ 24 यूज कीजिए, और डेल्टा टी आपको निकालना है। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 16/24, माइनस में है। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा, क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 2/3। तो आपको जहाँ भी 2/3 करके ऑप्शन दिखेगा चेंज इन टेम्परेचर, आप उसको टिक कर दीजिएगा, जो भी होगा आंसर 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा, केल्विन, 2/3 केल्विन। बोले सर माइनस में आंसर आया हमारा, माइनस में, अरे चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, कितना बढ़ा है या कितना घटा उससे मतलब नहीं, माइनस से ये बात पता चल रहा है कि आपका टेम्परेचर घटा है।
समझ में आ रहा है? लेकिन चेंज कितना हुआ है बोलेगा तो 2/3 केल्विन, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत हुआ इसमें, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता है। जेईई मेंस का सवाल है 2019। मेहनत कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर किया। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता था तो बहुत बड़ी बात है, पता चल जाएगा, क्योंकि इसको ही कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको? एंथैल्पी। एंथैल्पी आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए एंथैल्पी जब पढ़ा दिया जाएगा तो आपको हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? आपका वर्क डन कैलकुलेशन इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हमने अभी तक जो भी कवर किया है प्रोसेस, उनके क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराने का प्रयास किए। लेकिन अभी रिवर्सिबल में वर्क डन, इरिवर्सिबल में वर्क डन, ये सब चीज हो जाने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि आपने आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल पढ़ा है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल नहीं पढ़ा। तो एक काम करते हैं, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, उसमें हम लोग उन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे। इसी का पार्ट 2 हम बना लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इस लेक्चर को हम करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।